सुप्रभात। तो देखिए, शुभ समाचार का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बात उन 6 खबरों की कर लेते हैं जिस पर आज देश की निगाहें रहने वाली हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात गुजरात की जनता को देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर आज सभी की निगाहें रहने वाली हैं। वहीं दूसरी खबर की गुंजन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किससे निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ऑफिशियल स्टेट विजिट पर अमेरिका जाने वाले हैं। उनका ये दौरा जून महीने में होगा। इसके अलावा आज सबकी नजरें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान पर भी रहने वाली हैं, जिन्हें कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज हाईकोर्ट में पेश होना है। आज सुबह 11 बजे इमरान खान की हाईकोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल, और यही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में तनाव लगातार बना हुआ है। इस्लामाबाद में धारा 144 अब भी लागू है और पुलिस ने इमरान खान समर्थकों से कानूनी प्रक्रिया में बाधा न डालने की अपील की है। वहीं अगर 5वीं खबर की बात करें तो इस बीच इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर पलटवार कर दिया है। ये हमला दक्षिणी गाजा पट्टी के एक रिहायशी इलाके में किया गया है। हमले के बाद गाजा पट्टी के इलाके में दहशत नजर आ रही है। बाकी खबरों की अगर बात करें तो अपने फैसलों से चर्चा में रहे ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर के लिए नए सीईओ का चुनाव कर दिया। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर आज दुनिया भर की निगाहें रहने वाली हैं। और चलिए अब बात विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आस्था और भक्ति का उल्लास वहां की हवा में नजर आ रहा है। 20 जून से जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही रथ बनाने का काम भी तेजी से वहां चल रहा है। अब तक रथ के 18 से ज्यादा पहिए बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि रथ बनाने वाले सेवादारों में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो रथ बनाने की कला सीख रहे हैं। इस भव्य आयोजन के लिए जगन्नाथपुरी सजने लगी है। दुनिया भर से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी रथ बनाने के काम में लगातार मदद कर रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भगवान जगन्नाथ की नगरी में सजने जा रहा है आस्था का सबसे बड़ा दरबार। पुरी में फिर बहेगी भक्ति की रसधार। फिर भक्ति के सागर में उतरेंगे श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में 20 जून से शुरू होने जा रही भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। रथ यात्रा के लिए रथखला में 3 रथों का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। उत्साह का आलम ऐसा है कि हर कोई जी जान से बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। बड़े तो तन मन धन से काम कर ही रहे हैं, बच्चे भी पूरे मनोयोग से रथ निर्माण की कला को सीख रहे हैं। मैं देखता हूँ और सीखकर करता हूँ, और मेरे दादाजी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब तक 3 रथों के कुल 18 पहिए का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बाकी पहियों के निर्माण का काम जारी है। इन पहियों का निर्माण सेवादार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां हर बार रथ यात्रा के लिए पारंपरिक औजारों से इन पहियों को बनाती हैं। नौकरी बिजनेस से वक्त निकालकर करीब 1.5 महीने तक सभी श्रमदान करते हैं। ये परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। ये पीढ़ी जो परंपरा जो बोलते हैं, परंपरा का हम सेवक है। जो परंपरा से हमारा बच्चा लोग भी आते हैं काम सीखने के लिए और काम करने के लिए, क्योंकि हम भी छोटे से काम करते हैं, इसीलिए अभी हम करते हैं और छोटा बच्चा वालों को बोलते हैं करने के लिए। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा होते नहीं देखा। आज भी स्कूल को देख रहे हैं, स्कूल का सबसे छोटे से छोटा बालक भी यहाँ चाहे आगे जाकर के बड़े बड़े अधिकारी, जज इत्यादि पद पे विराजमान हो, लेकिन वो भगवान की शरणागति होते हुए यहाँ सेवा देना नहीं भूलता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है।
इस साल ये रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। तो अक्षय तृतीया से काम शुरू होता है। अक्षय तृतीया से लेकर 2 महीने तक काम चलता है। रथ यात्रा के पहले दिन यहाँ काम खत्म होता है, जो 3 रथ कंप्लीट होके यहाँ से जो महाराज हैं पुरी के, उनके द्वार के सम्मुख ये 3 रथ बनता है। और फिर श्रीगुंडीचा के पहले दिन और तीनों रथ को लेकर हम मंदिर के मुख्य दरवाजा, जो सिंह दरवाजा है, वहाँ पे लगाया जाता है। फिर अगले दिन उनको घोष यात्रा के लिए महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, माँ सुभद्रा रथ में विराजते हैं। फिर वो अपने मौसी के घर, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर, मौसी के घर जाके 9 दिन यात्रा संपन्न करके फिर 9 दिन के बाद वो फिर लौटते हैं सिंहद्वार के ऊपर। पुरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से भक्त आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 अलौकिक सुंदर रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और फिर 7 दिन तक वहीं विश्राम भी करते हैं। इस दौरान तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो बात हो गई जगन्नाथ रथ यात्रा की। इसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, जिसके लिए चीन ने वीजा देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ये धार्मिक यात्रा दोनों देशों के सैलानियों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प और कोरोना महामारी की वजह से 3 साल तक बंद पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसे में अच्छी खबर यह है कि 36 महीने के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा देना शुरू कर दिया है। हालांकि उसने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियमों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त भी कर दिया है, जिसमें एक धार्मिक यात्रा के दौरान लगने वाली फीस को दोगुना करने का भी फैसला लिया गया है। बिल्कुल। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझा देते हैं कि किस तरीके से ये यात्रा रहने वाली है। मसलन अब भारतीय नागरिकों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए कोई भी तीर्थयात्री अगर किसी सहायक या हेल्पर को अपने साथ रखता है तो ग्रास डैमेजिंग फी के नाम पर उसे एक अलग से करीब $300 यानी कि 24,000 रुपए देने हों। बिल्कुल गुंजन, और यही नहीं, किसी हेल्पर को साथ रखने पर 15 दिनों के लिए प्रवास 30 नाम की रकम को भी 4,200 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया है। तो यानी जिन नियमों की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा और कठिन हो गई है, उसमें तीर्थयात्रियों को चीन से वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से खुद मौजूद रहना होगा। ये एक बड़ा बदलाव होगा गुंजन। बिल्कुल। इसके अलावा वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को हर हाल में वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा, तभी 5 लोगों के समूह को मानसरोवर यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। उसके बाद यात्रियों को काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रिया से होकर भी गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, और डेटाबेस के लिए तीर्थयात्रियों को फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी करवानी होगी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो अब नियम है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वो अब बदलने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए अब बात हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता की करते हैं जहां पर कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है, वहां भोलेनाथ का वास है। इसलिए हर साल भारत से भी सैकड़ों तीर्थयात्री अपने देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। 3 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। इन तीनों रूटों पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। भोले के बेताब भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 3 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। पिछली बार ये यात्रा 2019 में हुई थी और इस बार एक बार फिर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। हम मौजूद हैं इंद्रापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन में और यहाँ पर फिलहाल तो आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में सारी हलचल यहीं से शुरू होती है। आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर आप लोग जानते ही हैं कि तिब्बत में है और तिब्बत जाने के लिए चीन का वीजा लेना पड़ता है और चीनी सरकार ने ही अपनी वेबसाइट पर अब यात्रा करने के लिए नियम कानून सब कुछ वहां पर डाल दिया है। इस वेबसाइट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं
उन्हें काठमांडू बेस पर ही अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। इसके लिए फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग होगी। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह की जो फीस हैं वो हालांकि बढ़ा दी गई हैं, लेकिन टोटल जो खर्च है वो बताया जा रहा है कि लगभग 1,85,000 के आसपास आएगा। वीजा पाने के लिए शर्त ये भी रखी गई है कि कम से कम 5 लोग एक साथ अप्लाई करेंगे और 5 में से लगभग 4 यात्रियों को फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना जो चेकअप है वो सब कुछ करवाना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पहली बार इससे पहले 2019 में यात्रा हुई थी, तब लगभग भारत से 31,000 लोग इस यात्रा में पहुंचे थे। उसके बाद कोविड आया और उसके बाद फिर चीन के साथ जो हमारे संबंध थे वो खराब हुए, तनातनी बनी रही, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस साल यात्रा को शुरू किया जा रहा है। तो अगर आप भी भोले के भक्त हैं और कैलाश मानसरोवर तक जाना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए और अपने कागजात के साथ जल्द ही आपको क्या कुछ करना है ये सारा प्रोसेस आगे मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यही कि आप कम से कम कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए अपना बैग तो पैक कर ही सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद अब बात उत्तराखंड के विश्व विख्यात कैंची धाम की कर लेते हैं। दरअसल अब यहां पहुंचकर आपको ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा। इस बार प्रशासन ने ऐसे यातायात व्यवस्था की है कि जिससे यहां आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी 15 जून को नीम करोली आश्रम का स्थापना दिवस भी है। तो ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के दौरान इस व्यवस्था के सफल होने की उम्मीद भी की जा सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल में बसा बाबा नीम करौली धाम। कैची धाम के नाम से मशहूर इस आश्रम में लाखों श्रद्धालु आते हैं, मगर श्रद्धालुओं की खूब आवाजाही से ट्रैफिक की समस्या प्रशासन के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं रहती। अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, खासकर 15 जून को तो नीम करौली आश्रम का स्थापना दिवस है, तो इस मौके पर भक्तों का सैलाब सा उमड़ेगा। ट्रैफिक की समस्या पैदा होना ऐसे मौके में लाजमी है। दरअसल होता ये है कि यहाँ भवाली से लेकर कैची धाम तक का काफी संकरा रास्ता है और इस रूट पर गाड़ियों का प्रेशर भी काफी रहता है, जिस वजह से आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी ही रहती है। यातायात की इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन और नैनीताल पुलिस पार्किंग व्यवस्था जैसे कुछ नए प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमारे पास 180 से 200 गाड़ियों की पार्किंग कैंची में मौजूद है। एक नई पार्किंग डेवलप हुई है, वहाँ पे 70 से 80 गाड़ियां वहां भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक हरतबा की तरफ एक सड़क जाती है गांव की तरफ, उसमें भी उस पार्किंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैची धाम रूट पर जाम से निपटने के लिए गाड़ियों के डाइवर्जन व्यवस्था पर भी काम हो रहा। पर लगातार सेट पे हम डाटा लेते रहते हैं, जैसे सैनिटोरियम की तरफ से जो गाड़ियां आती है नैनीताल से जो हिट करता है ट्रैफिक, उसके अलावा हमारा रामगढ़ तिराहे की तरफ से जो हिट करता है वो भवाली तिराहे पे आएगा। वहां पे हम लगातार एक घंटे में रीडिंग्स लेते रहते हैं, कितनी गाड़ियां पास करी आपकी, उसके आधार पे हम रूट डाइवर्जन करते हैं। अगर हम क्वारब से रूट डाइवर्जन कर रहे हैं, रामगढ़ तिराहे से कर रहे हैं, तो वो भी लगातार नहीं होता है और कुछ ही वाहनों के लिए होता है, वो जनरली भारी वाहनों के लिए होता है। जाहिर है अगर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए की जा रही व्यवस्था कामयाब होती है तो इस बार श्रद्धालुओं को कम से कम इस परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैची धाम जा रहे हैं तो एक अहम मुद्दे पर आपको ध्यान देने की बेहद जरूरत है। दरअसल यहाँ शिप्रा नदी में स्नान करने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, इसमें कुछ एनजीओज हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, जो लोगों को सेंसिटाइज करें कि शिप्रा नदी जो है वो थोड़ा पावन नदी है, तो उसमें गंदगी ना करें। फिलहाल तो जहां पुलिस प्रशासन शिप्रा नदी में स्नान करने वालों पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत चालान काटने की बात कर रहा, तो वहीं उम्मीद है कि वो कैची धाम आने वाले भारी ट्रैफिक को नई कोशिशों के तहत बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएगा। नैनीताल से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुख करते हैं गुजरात का, जहां अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। वो गुजरात को कई बड़ी सौगातें देंगे। अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब 10 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरेंगे। फिर शाम 5 बजे लौटने तक 7 घंटे के अंतराल में वो 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बीच वो करोड़ों की लागत से तैयार ग्रामीण और शहरी आवास का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में
प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। देश में जारी दौरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर अमेरिका जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, मगर अपने 9 साल के कार्यकाल में अमेरिका की उनकी ये पहली राजकीय यात्रा होगी। मतलब वो अमेरिकी राष्ट्रपति के न्योते पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। आज का दिन गुजरात के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर में पीएम 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपेंगे। पीएम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी के आज के गुजरात दौरे के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में भाग लेंगे। गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम योजना के तहत बनाए गए 19,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 1950 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीएम 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 2450 करोड़ की परियोजनाओं में शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और परिवहन विभाग, खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का भी दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। गिफ्ट सिटी में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इससे पहले बुधवार 10 मई को पीएम राजस्थान दौरे पर गए थे। राजस्थान के नाथद्वारा में पीएम ने 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार ऑफिशियल स्टेट विजिट पर जून में अमेरिका जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में उनकी मेजबानी जो बाइडेन करेंगे। इससे पहले कई मौकों पर अमेरिका वो जा चुके हैं, लेकिन ये उनका राजकीय दौरा होगा। ऐसे में जानते हैं कि आखिर राजकीय दौरा होता क्या है। देखिए, किसी देश का प्रमुख दूसरे देश के राष्ट्रपति पीएम को न्योता देता है और ये न्योता उस देश के प्रमुख की तरफ से दिया जाता है जिस देश का दौरा किया जाना है। ऐसे में मेहमान की यात्रा का खर्च भी मेजबान देश को ही उठाना पड़ता है। इस दौरान दौरे पर आए अतिथि को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। साथ ही अमेरिकी सेना का बैंड मेहमान और मेजबान देश का राष्ट्रगान बजाता है। यात्रा के दौरान मेहमानों को व्हाइट हाउस के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। फिर व्हाइट हाउस में ही बैठकों का दौर जो है वो चलता है। राजकीय दौर होता है ये, और राष्ट्रपति के साथ बैठक भी इस दौरान होती है। बिल्कुल। और अब बात उस शादी की जिस पर सियासत और बॉलीवुड दोनों की नजरें रहने वाली हैं। असल में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की दुल्हनिया बनने जा रही हैं। शादी की खबरों के बीच दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया जा चुका है। अब खबर यह है कि राघव और परिणीति 13 मई यानी कि कल दिल्ली में सगाई करने वाले हैं। इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने मुंबई वाले घर को रंगीन रोशनी से सजा दिया है। परिणीति के इस आलीशान मकान की सजावट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बिल्कुल, इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों की सगाई की तैयारियां किस कदर पूरी हो चुकी हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से खबर सामने आ रही थी कि दोनों डेट कर रहे हैं और अब खबर सामने आ रही है कि जल्दी दोनों की सगाई होने वाली है। अब बात उस बच्चे की कर लेते हैं जिसकी उम्र महज 6 साल है, लेकिन वो अब भांगड़ा गर्ल के नाम से जानी जाती है। फरीदकोट की हरगुन ने छोटी सी उम्र में पंजाब का नाम रोशन कर दिया है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हरगुन ने कई भांगड़ा प्रतियोगिताओं में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 55 प्रतियोगियों को पछाड़कर भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। भांगड़ा में इसका कोई सानी नहीं। पंजाबी बोलियां गाने में भी गजब की मिठास। इस मासूम का टैलेंट तो आपने देख ही लिया, अब जरा इसका परिचय भी जान लीजिए। उम्र है महज 6 साल और नाम है हरगुन।
नाम की तरह ही हर गुण मौजूद है पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली इस बेटी में। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस छोटी सी उम्र में हर गुण पंजाब का मान बढ़ा रही है। भांगड़ा, बोलियां और गिद्दा में महारत हासिल कर रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? डांसर अकेडमी। तो सुना आपने, बड़े होकर हरगुन डांस, खास तौर पर भांगड़ा एकेडमी खोलना चाहती है। अपने सपने को साकार करना तो हरगुन ने अभी से शुरू भी कर दिया है। हरगुन लिटिल पंजाब, धी पंजाब दी, भांगड़ा बैटल, मान पंजाब दा जैसे बड़े प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है। और तो और भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता में करीब 55 प्रतियोगियों को पछाड़कर ट्रॉफी जीत चुकी है। प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली भंगड़ा बैटल, उसमें बेटी फर्स्ट आई है सर। भंगड़ा बैटल से पहले सर इसने पाल सिंह समाऊ सर के साथ स्टेज शेयर किया था, यहाँ फरीदकोट में मेला तिया का लगा था वहाँ पे। और सर उसके अलावा सर लास्ट ईयर भंगड़ा बैटल हुआ था वहाँ बठिंडा में, वहाँ पे भी इसने सेकंड पोजीशन ली थी। और इसके बिना सर जो लोकल कंसर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एज अ गेस्ट परफॉर्मर ये जा चुकी है बेटी। हरगुन ने 3 साल की उम्र से ही भांगड़ा सीखना शुरू कर दिया। पहले तो YouTube पर वीडियो देखकर भांगड़ा सीखने लगी, उसके बाद भांगड़ा के गुर लोकल एकेडमी में सीखे। बच्ची में टैलेंट देखकर माता पिता ने भी बेटा बेटी में फर्क न करते हुए पूरा सपोर्ट किया। मुझे 3 साल की थी तब इसने अपना डांस में इंटरेस्ट शो किया था और मैंने इसका इंटरेस्ट आगे ले जाने की सोची, बिकॉज मेरी थिंकिंग ये थी कि इसके मन में ऐसा ना जाए कि ये बेटी है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, तो हमने इसका साथ दिया और ये अब काफ़ी कंपटीशन में जा चुकी हैं। हरगुन की इस कामयाबी में माता पिता के साथ साथ कोच हरिंदर सिंह मौड़ का भी अहम योगदान रहा है। हरिंदर सिंह ने पूरी लगन और मेहनत से हरगुन को भांगड़ा की ट्रेनिंग दी, उसे भांगड़ा के सारे स्टेप सिखाए। नतीजा सामने है, भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता जीतकर हरगुन ने अपना टैलेंट साबित कर दिखाया। टेक्निकल जो पॉइंट होते हैं वो बच्चे को किसी ने ट्रेन नहीं किया और काफ़ी जगह इन्होंने ट्रेनिंग दिलाई, पर जो एक्सपीरियंस भी होता है, मुझे इस भंगड़े की लाइन में 22-23 साल हो गए हैं और बच्चे को मैंने वो पॉइंट बताए जिससे के साथ जो फाइनल में विन की है। भांगड़ा के साथ साथ हरगुन पंजाबी बोलियां, सबद, गुरबानी और कीर्तन भी करती हैं। अच्छी पेंटिंग भी करती हैं। पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार हैं, लेकिन हरगुन का सपना तो बस बड़े होकर भांगड़ा एकेडमी खोलने का ही है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा की। मुंबई में हर साल मानसून के दौरान वाटर लॉकिंग की वजह से रफ्तार काफी थम जाती थी, क्योंकि पानी भरने की समस्या का सीधा असर रेलवे और सड़कों पर खास तौर से दिखता था। लेकिन अब इसी समस्या से राहत दिलाने के लिए पश्चिम रेलवे ने एक ऐसा प्रोसेस पर काम शुरू कर दिया है जिसके तहत जलभराव की समस्या खत्म होने का दावा किया जा रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेन लाइफलाइन मानी जाती है और इस लाइफलाइन से प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं और अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। मॉनसून में लोगों की जो दुविधाएं हैं वो बढ़ जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रैक्स पे पानी भर जाता है। हर साल मॉनसून से पहले रेलवे डिवीजन जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस साल जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो और लोगों को आरामदायक यात्रा मिले और लोग अपने अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सके। ऐसे में वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीजन ने इस बार फिर से एक महत्वपूर्ण तैयारी मॉनसून के लिए की है। ये तैयारियां हैं माइक्रो टनलिंग की। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई मानसून सीजन में हर बार पानी पानी हो जाती है, इसलिए रेलवे शहर की सड़कों और रेलवे ट्रैक पर होने वाले जल जमाव से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस बार माइक्रो टनलिंग प्रोसेस पर काम कर रही है।
बहुत जगहों पे ऐसा होता था कि जो डिस्चार्ज सफिशिएंट नहीं हो पाता था, पानी निकासी नहीं हो पाती थी, इस कारण से पानी जमा होना शुरू होता था। जमा होकर जब वो काफ़ी ऊपर बढ़ जाता तो ट्रैक के ऊपर भी आ जाता था पानी और ट्रेन की सेवा फिर बाधित होती थी। तो माइक्रो टनलिंग किया, जो अभी हमारे पास जो परियोजना है कुछ 7-8 जगहों पे हमने उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 2 जगहों पे हम मानसून से पहले कंप्लीट कर लेंगे और 3 जगह मानसून के बाद भी करेंगे। 11 जगह पे हमारी ऐसी माइक्रो टनलिंग की या तो कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है या अंडर प्रोग्रेस है। रेलवे ने माइक्रो टनलिंग के तहत पिछले मानसून के दौरान बुरी तरह प्रभावित इलाकों के लैंड सरफेस यानी यहाँ की टोपोग्राफी को समझा, जिसके बाद एक वर्क प्लान तैयार किया गया जिस पर काम कर बारिश से होने वाले जल जमाव को खत्म किया जा सके। तो मुख्य इलाके मैं बताना चाहूँगा, बांद्रा में हमने फोकस किया, गोरेगांव, मलाड, वसई, नाला सोपारा, उसके अलावा जो दादर, प्रभा देवी, इन इलाकों को फोकस करके हमने ये काम किया। और जो रूटीन वर्क होता है, जो हमारे नल नाले होते हैं, जो हमारे ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई पे भी हमने विशेष ध्यान दिया। मल्टीपल राउंड की उसकी क्लीनिंग करवा रहे हैं, सक्शन मशीन वगैरह यूज़ करके भी उसकी डीप क्लीनिंग करवा रहे हैं। और जहाँ पे हमें इनकी ये नाले इनसफिशिएंट लग रहे थे, उन यार्ड्स में हमने एडिशनल नाले भी कंस्ट्रक्ट करवाया। तो 10 से 15 किलोमीटर हमने नए ड्रेन्स भी बनवाए हैं। रेलवे ट्रैक और सड़कों पर होने वाली वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए ये माइक्रो टनलिंग प्रोसेस कितना उपयोगी है, ये भी समझिए। माइक्रो टनलिंग, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं वेस्टर्न सबब में जो चर्चगेट से विरार तक होते हैं। 11 ऐसे लोकेशंस जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं जहां पर ऐसे माइक्रो टनल्स लगाए जा रहे हैं। अब माइक्रो टनल्स क्या होते हैं? ये टनल्स होते हैं जो जमीन के अंदर बनाए जाते हैं, जिससे पानी अगर रेलवे ट्रैक्स पे बढ़ता है तो वहां से पाइप के सहारे इस टनल में पानी आता है और इस टनल के सहारे जहां पर उसको भेजना होता है या कहीं कोई ऐसी जगह बनाई गई हो जहां पर पानी जा सके या फिर उसको रिसाइकल करना हो, तो ये माइक्रो टनल्स जो है वो उपयोगी होते हैं। उम्मीद है अब माइक्रो टनलिंग की ये योजना मानसून के दौरान मुंबईकरों को जल जमाव से राहत पहुंचाएगी। गोरेगांव हो गया, बांद्रा हो गया, वसई हो गया, नाला सुपारा हो गया, ऐसे स्टेशन जो निचले इलाके में आते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा जल जमाव होता है, उसको इस साल जो है वो रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस टनल से फायदा ये होगा कि जैसे ही ट्रैक पर एक ऊंचाई से ज्यादा पानी भरना शुरू होगा, सीधा वो पानी ट्रैक पे लगे पाइप से यहाँ पर आएगा माइक्रो टनल में और वहां से बाहर चला जाएगा, जिससे रेल यात्रा बाधित नहीं होगी। और जो लोगों को इतने सालों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मानसून में, खासकर मानसून में मुंबईकर सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होती है क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह जल जमाव होता है, रेल यात्रा पे काफी असर पड़ता है। वो इस साल जो है सॉल्व करने की वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा की गई है। कैमरामैन साईं प्रसाद पाटिल के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। जेठ का महीना चल रहा है और गर्मी अपने चरम पर है। राजस्थान के जोधपुर में भगवान को गर्मी ना लगे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में मूर्तियों के आगे कूलर लगाए गए हैं जो 24 घंटे ठंडी हवा दे रहे हैं। इसके अलावा ताजे फल और मट्ठे की व्यवस्था भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के राजकोट में पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोगों को बेवजह दिन के वक्त घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही डॉक्टर लोगों को ज्यादा पानी पीने की सलाह भी दे रहे हैं। गर्मी का सितम हम इंसानों को ही नहीं बल्कि भगवान को भी सता रहा है। यही वजह है कि जोधपुर के एक मंदिर में भगवान की मूर्तियों के लिए कूलर का इंतजाम किया गया है। वहां राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे उनको ठंडक देने के लिए कूलर रखा गया है। इसके अलावा ठंडे पानी का भी इंतजाम है। लस्सी, शरबत से भरे कई गिलास भगवान के लिए रख दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस मौसम में गर्मी से राहत देने वाले फ्रूट्स की भी भगवान के आगे भरमार लगी है, जिसमें आम है, खरबूजा है और तरबूज भी शामिल है। जैसे जेठ महीना लगा, 5 दिन हुआ है, गर्मी बहुत तेज हो गई है, तो ठाकुर जी की जो दिनचर्या है वो भी हमने चेंज की है। जो सुबह का जो शयन है, दोपहर का जो शयन है, अलग अलग जो श्रृंगार है वो श्रृंगार भी हमने परिवर्तन किया है। भोग के अंदर भी कुछ विशेष जो ग्रीष्म ऋतु की जो जैसे मट्ठा है, दही है, लस्सी है और भी अनेक प्रकार के जो शीतल पेय है वो हम भगवान के भोग लगाते हैं और उसका प्रसाद भी वितरण करते हैं। और शाम को 9:30 बजे जैसे शयन कराते हैं तो भगवान के एसी वगैरह, कूलर वगैरह चलाते हैं। बाकी दिन भर चलता रहता है, कूलर है, फैन है, पंखे सब चलते रहते हैं।